चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हम 2026 की बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली यानी टीचर ट्रांसफर रूल्स को डीकोड करने वाले हैं। अब देखिए, सरकारी नोटिफिकेशंस अक्सर बहुत भारी भरकम तकनीकी और कानूनी शब्दों से भरे होते हैं और इस 18 पन्नों के पीडीएफ को एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमने इस पूरे पीडीएफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा और विश्लेषित किया है ताकि इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में आपको समझाया जा सके। आज हम इस दस्तावेज के हर एक बारीक नियम को एकदम स्पष्ट कर देंगे ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर कोई भी कंफ्यूजन या भ्रम ना बचे। तो आइए इस जटिल नियमावली की परतों को खोलते हैं। इस पूरे दस्तावेज को हमने 5 बिल्कुल स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है। नई ट्रांसफर नीति का आधार क्या है, ट्रांसफर कितने प्रकार के होंगे, विशेष प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, सबसे बहुचर्चित अंक आधारित या पॉइंट सिस्टम कैसे काम करेगा, और आखिरी में प्रशासनिक नियम और समितियां क्या हैं। बस इन्हीं 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरी नीति घूमती है। खंड 1, नई स्थानांतरण नीति आखिर है क्या। चलिए सबसे पहले इस नियमावली के बिल्कुल शुरुआती पन्नों में दिए गए बुनियादी दर्शन को समझते हैं। देखिए, यहां पर सरकार ने नियम 3 के तहत एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। भले ये पूरी पॉलिसी शिक्षकों की सुविधा के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि छात्रों का शैक्षिक हित यानी बच्चों की पढ़ाई हमेशा सर्वोपरि होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ट्रांसफर को आप अपना अधिकार मानकर दावा नहीं कर सकते। किसी भी शिक्षक के ट्रांसफर पर विचार तभी किया जाएगा जब उससे उस स्कूल का कामकाज या बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ये एक तरह से काफी बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब शिक्षकों को सहूलियत तो मिलेगी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इस नए नियम के दायरे में आखिर आता कौन है। नियम 2 के उपनियम 7 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों द्वारा जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उन्हें इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है। जी हां, उन्हें जानबूझकर इस फ्रेमवर्क में शामिल नहीं किया गया है। ये नीति मुख्य रूप से राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण वाले जो नियमित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, सिर्फ उन्हीं पर लागू होगी। तो पात्रता को लेकर अगर कोई भी डाउट था तो वो यहां साफ हो जाता है। खंड 2, स्थानांतरण के प्रकार और उनके नियम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रांसफर वास्तव में कितने तरह के होंगे और इनका मैकेनिज्म क्या होगा। यहां पर 2 मुख्य प्रकार के ट्रांसफर हैं, सामान्य यानी जनरल और पारस्परिक यानी म्यूचुअल। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप सामान्य ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको पोर्टल पर जो खाली जगह हैं यानी रिक्तियां दिखेंगी उनके आधार पर अपने विकल्प चुनने होंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं, मतलब किसी दूसरे शिक्षक के साथ अपनी जगह की अदला बदली करना चाहते हैं, तो इसकी शर्तें थोड़ी अलग हैं। इसके लिए दोनों शिक्षकों को पोर्टल पर अपनी संयुक्त सहमति देनी होगी और हां, सबसे जरूरी बात, दोनों का संवर्ग यानी ग्रेड बिल्कुल समान होना चाहिए। और अगर आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर हैं तो आपका विषय भी बिल्कुल एक ही होना चाहिए, तभी ये अदला बदली संभव है। इस पॉलिसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, समानुपातीकरण या रैशनलाइजेशन। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है बैलेंस बनाना। सरकार ये देखेगी कि किन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं यानी सरप्लस हैं और किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है यानी डेफिसिट है। छात्र शिक्षक अनुपात को सही करने के लिए सरप्लस वाले स्कूलों से शिक्षकों को वहां भेजा जाएगा जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये कोई अंदाजे से नहीं होगा, ये पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर मौजूद सटीक डेटा के आधार पर ही की जाएगी। खंड 3, विशेष प्राथमिकता किसे मिलती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। जब एक ही जगह के लिए कई लोग अप्लाई करेंगे तो सरकार ये कैसे तय करेगी कि पहली कुर्सी किसे मिलेगी। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रायोरिटी लिस्ट या कहें एक कतार बनाई गई है। सबसे ऊपर आते हैं गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, उनके बाद दिव्यांगता, फिर पति पत्नी का एक जगह पदस्थापन, उसके बाद विधवा या एकल अभिभावक, फिर म्यूचुअल ट्रांसफर और उसके बाद रैशनलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी गंभीर मेडिकल कंडीशन हमेशा किसी भी सामान्य अनुरोध से ऊपर रखी जाएगी। मान लीजिए एक ही सीट के लिए 2 आवेदन आते हैं, एक सामान्य ट्रांसफर है और दूसरा गंभीर बीमारी का केस है, तो बिना किसी शक के वो जगह पहले गंभीर बीमारी वाले शिक्षक को ही दी जाएगी। अब इस स्लाइड में जो आप आधिकारिक पदानुक्रम या हायरार्की देख रहे हैं, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प और सख्त कानूनी पेच है। अगर कोई भी शिक्षक गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर प्राथमिकता का दावा करता है तो उसे सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट ही देना होगा। यहां कोई भी साधारण डॉक्टर की पर्ची काम नहीं आने वाली। सक्षम प्राधिकारी से उस सर्टिफिकेट का वेरीफाई होना एकदम अनिवार्य है। खंड 4, अंक आधारित वरीयता प्रणाली।
अब हम इस पूरी नीति के सबसे मुख्य और गणितीय हिस्से पर पहुंच गए हैं, जो पीडीएफ के अनुलग्नक 1 में विस्तार से दिया गया है। इस पॉइंट सिस्टम को समझने के लिए इस फॉर्मूले को 3 आसान हिस्सों में बांट देते हैं। कुल ट्रांसफर अंक कैसे बनेंगे? पहला है सेवा अंक, जहां आपने 31 मार्च तक जितने साल नौकरी की है, हर साल का 1 पॉइंट मिलेगा। दूसरा है आप किस लोकेशन पर पोस्टेड हैं, उसके पॉइंट्स। और तीसरा है वरीयता या विशेष परिस्थितियों वाले पॉइंट्स। बस इन तीनों कैटेगरी के पॉइंट्स को जोड़कर आपका फाइनल स्कोर बनेगा और उसी के आधार पर आपकी रैंक तय होगी। लोकेशन पॉइंट्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पॉलिसी ये मानती है कि दुर्गम इलाकों में पढ़ाना आसान नहीं है, इसलिए स्कूलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर कोई शिक्षक श्रेणी 4 की लोकेशन पर सेवा दे रहा है, जो कि सबसे कठिन मानी जाती है, तो उन्हें हर 1 साल के लिए 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी ने श्रेणी 4 के स्कूल में 4 साल लगातार काम कर लिया, तो सीधे उनके खाते में 20 पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। ये उन शिक्षकों के लिए सच में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, जो मुश्किल और दूर दराज के इलाकों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके बाद आते हैं मेडिकल पॉइंट्स। यहां हाई वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर शिक्षक खुद कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट या पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो सीधे 20 वरीयता अंक दिए जाएंगे। और अगर यही बीमारी उनके परिवार में पति, पत्नी या बच्चे को है, तो 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर 80 से 100% तक की शारीरिक दिव्यांगता है, तो भी सीधे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। यह सच में जरूरतमंद लोगों को बहुत राहत देने वाला कदम है। और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों के लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स का प्रावधान है। जैसे अगर कोई विधवा या सिंगल पेरेंट है, तो 10 पॉइंट्स। या एक और नियम काफी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी के पति या पत्नी बिहार सरकार में ही शिक्षक हैं, तो 15 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो बिहार सरकार के किसी दूसरे विभाग में है, तो 10 पॉइंट्स। और अगर केंद्र सरकार में है, तो सिर्फ 5 पॉइंट्स। साफ है कि सरकार का फोकस राज्य के अंदर काम कर रहे परिवारों को एक साथ लाने पर ज्यादा है। इसके अलावा नेशनल अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों को भी 10 पॉइंट्स का बोनस मिलेगा। अनुलग्नक 1 के इन बारीक नियमों पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही असली नियम है। पहला, आपके पॉइंट्स संचयी यानी क्यूमुलेटिव होंगे। मतलब अगर आप 2-3 अलग अलग कैटेगरी में फिट बैठते हैं, तो आपके सारे पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। दूसरा, एक स्कूल से एक बार में 25% से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जाहिर है, स्कूल खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। और सबसे बड़ी बात, इस विशेष प्राथमिकता का इस्तेमाल आप बार बार नहीं कर सकते। हेडमास्टर्स 5 साल में सिर्फ एक बार और शिक्षक 8 साल में सिर्फ एक बार ही इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। खंड 5, प्रशासनिक स्थानांतरण और समितियां। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए देखते हैं कि इन नियमों के क्या अपवाद हैं और इन्हें लागू करने वाली समितियां कौन सी हैं। अब तक हमने जो बात की वो सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन सरकार के पास एक खास पावर है, प्रशासनिक स्थानांतरण। अगर कोई शिक्षक वित्तीय हेराफेरी करता है, अनुशासन तोड़ता है, स्कूल का माहौल खराब करता है, बिना बताए लंबे समय तक गायब रहता है या फिर छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करता है, तो सरकार बिना किसी साइकिल या पोर्टल का इंतजार किए तुरंत उन्हें ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई पॉइंट सिस्टम काम नहीं आएगा। इन सारे फैसलों को लेने के लिए अधिकार क्षेत्र को 3 स्तर की समितियों में बांटा गया है। अगर ट्रांसफर जिले के अंदर ही होना है, तो इसकी कमांड जिलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होगी। अगर एक जिले से दूसरे जिले लेकिन एक ही प्रमंडल के अंदर जाना है, तो प्रमंडलीय आयुक्त फैसला लेंगे। और अगर मामला राज्य स्तर का है, यानी एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल जाना है, तो सीधे राज्य स्तर के निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति इस पर मुहर लगाएगी। इस स्लाइड में आप साफ देख सकते हैं कि अब सब कुछ 100% डिजिटल हो गया है। पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ विभागीय पोर्टल के जरिए ही होगी। और मान लीजिए अगर आपको इस प्रक्रिया से कोई शिकायत है या आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो अपील करने के लिए आपके पास सिर्फ 15 दिनों की सख्त टाइमलाइन होगी। तो हर किसी को इस विंडो को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। जरा सोचिए, जब हम उस पुराने सिस्टम से बाहर निकलेंगे जहां मैनुअल तरीके से या पैरवी के जरिए ट्रांसफर होते थे, और एक ऐसे सिस्टम में कदम रखेंगे जो पूरी तरह से डिजिटल और गणितीय फॉर्मूले पर आधारित है, तो बिहार में शिक्षा का परिदृश्य कितना बदल जाएगा। क्या ये पारदर्शिता और पॉइंट सिस्टम वाकई में स्कूलों के कामकाज को बेहतर बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस विस्तृत और अहम जानकारी को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।